जय हिंद दोस्तों। डिजिटल फ्लो चैनल में आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच आ चुका हूं पीएमजी दिशा के बारे में। पीएमजी दिशा क्या होता है, पीएमजी दिशा कैसे रन करता है, किसको सेंटर मिलता है, सेंटर मिलने के बाद वीएलई को क्या क्या काम करना है, वीएलई कैसे काम करेंगे, कैंडिडेट को कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कितने मेथड है रजिस्ट्रेशन का। इसके अलावा अगर कोई गलती करते हैं वीएलई तो उनका सेंटर बंद होता है, तो क्या गलती नहीं करे कि वीएलई का सेंटर बंद नहीं हो। ये सब के बारे में मैं आज जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। उसमें से मैं आपको बहुत ही डिटेल में सब बताने वाला हूं, कैसे कैसे काम करना है, यहां तक कि पीएमजी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन से लेकर के पीएमजी दिशा का सर्टिफिकेट तक। सर्टिफिकेट भी कितने प्रकार का होता है, कब कब मिलता है, कैसे मिलता है, वो सब मैं जानकारी आप लोगों को अभी देने वाला हूं। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि लगे या फिर किसी भी मैटर पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि हाँ इसमें आपको डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको अलग से एक उसके वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूंगा। तो हम पीएमजी दिशा के बारे में एक एक करके पूरा टॉपिक पे चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल बताने वाला हूं। पीएमजी दिशा रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कैंडिडेट कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैंडिडेट का एग्जाम कैसे दिलवाना है, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, एग्जाम के लिए कितने लोगों की जरूरत होता है, सेंटर पे हमको क्या क्या रखने की आवश्यकता है कि हमको सेंटर अप्रूव हो जाए पीएमजी दिशा की बहुत ही जल्द। तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी है, पूरा मैं प्रोसेस बताने वाला हूं पीएमजी दिशा के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बने रहिएगा, मैं आपको अच्छी तरह से पूरा डिटेल में बताऊंगा कि पीएमजी दिशा क्या है, पीएमजी दिशा कैसे काम करता है सीएससी के थ्रू, और ये पीएमजी दिशा कौन से क्षेत्र में काम करता है, ये सब के बारे। पीएमजी दिशा होता क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसको हम लोग पीएमजी दिशा बोलते हैं। इसका पूरा फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। यह सिर्फ गांव एरिया के लिए ही है, शहरी क्षेत्र के लिए यह सर्विस लागू नहीं है। सीएससी का यह एक सर्विस सिर्फ और सिर्फ गांव के लोगों को ही कंप्यूटर में लिटरेट करने के लिए यह सुविधा प्रदान किया गया है हर सीएससी को। इससे शहरी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। शहरी क्षेत्र के लिए यह सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गांव के लिए है। तो सीएससी के द्वारा ये चलाया गया मुहिम जो कि 2017 में लागू किया गया था। इसमें से ग्रामीण लोगों में, गांव के सभी लोगों को 40% लोगों को साक्षरता करना है। क्या क्या सिखाना है? उनको मोबाइल चलाना आना चाहिए, कैशलेस ट्रांजैक्शंस करने आना चाहिए, और कंप्यूटर के माध्यम से संदेश भेजना आना चाहिए, ईमेल भेजना चाहिए। ईमेल कैसे आता है, कैसे जाता है, कैसे पढ़ते हैं, ईमेल आया तो कौन से, कहां पे आया, भेजे तो कौन से फोल्डर में गया, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही डिजिटल डिवाइसेस क्या क्या है उसके बारे में भी उनको जानकारी देनी है। और सबसे महत्वपूर्ण कैशलेस ट्रांजैक्शंस के बारे में उनको सबसे ज्यादा जानकारी इस पे ही देना है कि उनको कैशलेस ट्रांजैक्शंस आना चाहिए, क्योंकि सरकार अभी कैशलेस ट्रांजैक्शन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन, कैशलेस बढ़ावा दे रही है। तो ये सीखना जरूरी है। उनको सिखाएगा कौन? सरकार ने तो अभियान चला दिया, तो ये जिम्मेवारी सीएससी की बनती है, पीएमजी दिशा वाले को बनती है कि वो
कैशलेस ट्रांजैक्शन, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर से संदेश भेजना, कुछ टाइपिंग करना, कीबोर्ड्स के अल्फाबेट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये सब की चीजों सिखाने के लिए पीएमजी दिशा के थ्रू आप अपने कैंडिडेट्स को सिखा सकते हैं। अगला टॉपिक है पीएमजी दिशा पे रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, पीएमजी दिशा का सेंटर किसको मिलता है। तो देश के कोने में बैठे सभी वीएलई, सीएससी वीएलई, विलेज लेवल एंटरप्रेनर, जो देश के कोने में रूरल एरिया, अर्बन क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, पीएमजी दिशा सिर्फ और सिर्फ रूरल क्षेत्र के लिए है, अर्बन क्षेत्र के लिए नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र के देश के कोने में जितने भी पीएमजी सीएससी वीएलई बैठे हैं वो पीएमजी दिशा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां पे उनको गांव के लोगों को यह सुविधा प्रदान करना है, लोगों को डिजिटली लिटरेट करना है। सेंटर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए हमारे सेंटर पे क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। पीएमजी दिशा चलाने के लिए सीएससी सेंटर को ही एक मुख्य केंद्र माना गया है, जहां से सीएससी वीएलई ग्रामीणों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको डिजिटली लिटरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सीएससी ही एक प्लेटफॉर्म है और सीएससी के सेंटर पे ही यह डिजिटली लिटरेट किया जाना है और इसके अलावा कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं है। जो व्यक्ति सीएससी से जुड़े हुए हैं, जिनके पास वैलिड सीएससी आईडी, एक्टिव आईडी है, वही इसको पीएमजी दिशा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है, दस्तावेज क्या क्या है, हम आपको आगे बताते हैं। वीएलई के पास क्या क्या जरूरत होना चाहिए। सीएससी वीएलई सबसे पहला ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। जो भी सीएससी वीएलई अप्लाई करेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए। उनके पास एक एक्टिव सीएससी आईडी होना चाहिए। एक्टिव सीएससी आईडी कहने का मतलब है कि उनका जो भी सीएससी आईडी है वो चालू होना चाहिए, उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शंस होते रहना चाहिए, उस प्रकार का आईडी चाहिए, ना कि आईडी है लेकिन बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, वैसा आईडी नहीं। सीएससी से एक्टिव आईडी होना चाहिए। उसके बाद है आपके सेंटर पे, आपका जो सेंटर है वो मिनिमम 200 स्क्वायर फुट में होना चाहिए। वहां पे जगह की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको बच्चे लोगों को पढ़ाना है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र लाभार्थी लोग आएंगे, कैंडिडेट्स आएंगे, तो उनको भी सिखाने के लिए आपके पास जगह, तो मिनिमम 200 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए। आपके पास मिनिमम 2 कंप्यूटर होना चाहिए। आपके सेंटर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो आप पीएमजी दिशा सेंटर लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको अपने सीएससी पोर्टल के डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन होना है। डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद आप सर्च में टाइप करेंगे पीएमजी दिशा। आपको यहां पीएमजी दिशा का एक टैब दिखेगा, एक लिंक दिखेगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप नए टैब पे चले जाएंगे। नए टैब में जैसे ही पीएमजी दिशा का पूरा साइट खुलेगा, उनका वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट होने के बाद आपका प्रीफिल, मतलब कुछ डाटा पहले से ही भर के आएगा आपका सीएससी आईडी के हिसाब से। आपने जो सीएससी में आपका जो भी जानकारी है वो जानकारी पहले ऑलरेडी भर के आएगा। अगर कुछ जानकारी आपसे मांगी जाते हैं तो उस जानकारी को दीजिए। कुछ दस्तावेज आपको अपलोड करना है, वो दस्तावेज भी आप वहां पे अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद आप आगे का प्रोसेस करेंगे और आपको आगे क्या क्या करना है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाना है। सबसे पहले एक ग्राम पंचायत से आपको मंजूरी लेनी होती है। आप किन किन बच्चे को पढ़ाने वाले हैं उनका एक सूची तैयार कीजिए। सूची तैयार करने के बाद आप अपने ग्राम पंचायत के, एक ग्राम पंचायत दस्तावेज होता है, सूची तैयार कर लीजिए। सूची तैयार करने के बाद
आप अपने ग्राम पंचायत सरपंच या अपने ग्राम प्रधान के पास जाइए, उनका साइन और मोहर करवा लीजिए। वो साइन मोहर करवा करके आपको स्कैन करके रखना है, उसको पोर्टल पे अपलोड करना। एक ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा, ग्राम पंचायत दस्तावेज के अलावा आपको एक एफिडेविट है, एफिडेविट को भी भरना है, साइन करना है आपको। एफिडेविट में सिर्फ एफिडेविट आपको पीएमजी दिशा के पोर्टल पे ही मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और उसको साइन कर करके उसको अपलोड करना है। एफिडेविट फिर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आप पीएमजी दिशा के सभी शर्तों, सभी नियमों को भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं और आप सहमत हैं कि हम पीएम दिशा को रन करेंगे। एफिडेविट के अलावा आपको एक अपना पहचान पत्र देना है, जिसमें आपका नाम, पता और फोटो होना चाहिए। क्योंकि कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं और अन्य प्रकार का भी कोई भी दस्तावेज हो सकता है जिसमें आपका नाम, पता और फोटो होना चाहिए। वो एक एड्रेस प्रूफ में आपको अपलोड करना है। इसके अलावा इतना होने के बाद अब आपका सेंटर वेरिफिकेशन होगा। आपने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपका सेंटर वेरिफिकेशन होगा। तो ये वेरिफिकेशन कौन करेगा? आपका सेंटर वेरिफिकेशन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक टीम है, पीएमजी दिशा सीएससी का एक टीम रहता है, जिसको कोई भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई भी आपके सेंटर पे आएंगे। आपके सेंटर पे आएंगे और ये आपने जो जानकारी दी है कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी जानकारी दिए है, दिए गए पता पे आपका सेंटर है या नहीं, दिए गए जानकारी के हिसाब से आपका सेंटर है या नहीं, खरा उतरता है या नहीं उतरता है, आपने जो भी जानकारी दिया है सिर्फ वही इसका वेरिफिकेशन करेंगे। आपका अगर दिया हुआ जानकारी आपका सेंटर से अगर मैच हो जाते हैं उनके नजर में, वो अगर सब सही कर देते हैं कि हाँ आपने जो जानकारी दिया है और सीएससी टीम के द्वारा जो जांच किया गया है, दोनों अगर मैच करता है तो आपका सेंटर वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो आप स्टूडेंट इनरोल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा आपके सेंटर पे कितने कंप्यूटर्स हैं, सभी कंप्यूटर रन कर रहे हैं या नहीं, आपके सेंटर पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये सब आपकी जांच किया जाएगा। अगर ये सब सही निकलता है, आपके जांच के हिसाब से जो भी सही होता है, तो आपका सेंटर वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई चार्जेस नहीं होती, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को भी कोई चार्ज ना दे। आपका सेंटर वेरिफिकेशन हो गया। अब बारी आती है कि लाभार्थी का चयन कैसे किया जाए, कैंडिडेट का चयन कैसे किया जाए, कौन से कैंडिडेट्स को लिया जाए, उनको कैसे पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले एक बात का ख्याल रखना है कि सभी घर, प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को लेना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। कोई एक ही व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस घर से नहीं होना चाहिए। एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति, और वह व्यक्ति डिजिटली निरक्षर होना चाहिए। ना तो उनको मोबाइल चलाना आता हो, ना ही कंप्यूटर चलाना आता हो, ना ही किसी प्रकार का ईमेल भेजना या प्राप्त करना उसकी जानकारी हो, और ना ही उनको किसी भी प्रकार का डिजिटली लेन देन के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। तो आप ऐसे व्यक्ति का आपको चयन करना है पीएमजी दिशा के रूल्स, नियम और शर्तों के हिसाब से, और उनको आपको डिजिटली पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन करना है। लाभार्थी का उम्र 14 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। प्रत्येक लाभार्थी का अलग अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दूसरे लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन दूसरे मोबाइल से होना चाहिए। क्योंकि
एक मोबाइल से ओटीपी वेरीफाई किया जाता है वहां पे, तो दो आदमी का एक ही नंबर से नहीं हो सकता है, उनके लिए डिफरेंट अलग अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब बात आती है लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, कितने प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन होता है। 2 प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन होता है लाभार्थी का। पहला प्रोसेस है कैंडिडेट को अपने सेंटर पे बुलाना है, उनका आधार कार्ड लेना है और आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करना है उनका। अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं, या तो फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं या फिर इरिस स्कैनर से कर सकते हैं। और लाभार्थी ने जो भी दस्तावेज या फिर जो भी उनका डिटेल्स है आधार कार्ड में, नाम, पता, पिता का नाम, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, जो भी है शुद्ध आपको डालना है। किसी भी प्रकार का कोई भी हतोहत या किसी भी प्रकार का कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो हो सके आपके कैंडिडेट को डिसमिस कर दिया जा सकता है और एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रहे कि आप जो भी डाटा डालेंगे शुद्ध डालेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 मेथड है। पहला है आपको कैंडिडेट को अपने सेंटर पे बुलाना है, उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करके उनका रजिस्ट्रेशन करना है पीएमजी दिशा के पोर्टल्स पे ही। जानकारी शुद्ध क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जो जानकारी डालेंगे उसी जानकारी के तहत उनका सर्टिफिकेट बनेगा। तो अगर आप जानकारी गलत डाल देते हैं तो सर्टिफिकेट भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे जानकारी सही होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप कैंडिडेट नहीं आ सकते हैं, अगर आप उनके घर जाते हैं तो आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना होगा। आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन उनका कर सकते हैं। मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि www.pmgdisha.in के पोर्टल पे एक एप्लीकेशन अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको फोन में इंस्टॉल करना है और उसी एप्लीकेशन के द्वारा उस कैंडिडेट का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे घर पे जाकर। लेकिन ध्यान रहे आधार ऑथेंटिफिकेशन उनका भी किया जाएगा, लेकिन ओटीपी के द्वारा उनको किया जाएगा। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कैंडिडेट के घर पे जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो उनको आधार से उनका मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। अगर लिंक नहीं है उनका आधार से तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, उनका ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो उनको सेंटर पे बुला करके और बायोमेट्रिक्स या तो फिंगरप्रिंट या इरिस डिवाइस, आई स्कैनर भी बोलते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कैंडिडेट को ट्रेनिंग कैसे दिया जाए, आइए इस पर हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। कैंडिडेट को अपने सेंटर पे बुलाना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको यूजर आईडी और पासवर्ड उनको मिल जाएगा। आपको अपने सेंटर पे कैंडिडेट्स को बुलाना है। 10 से लेकर के 30 दिनों के भीतर, मिनिमम 10 दिन मैक्सिमम 30 दिन, 30 दिनों के भीतर में उनका जो भी कोर्स है वो खत्म कर देना है। कोर्स में मॉड्यूल क्या क्या है मैं आगे बताता हूं। टोटल उनको 20 घंटे का पूरा ट्रेनिंग है। 20 घंटे का उनका कोर्स का मॉड्यूल है। वो 20 घंटे तक उनको पढ़ना है, देखना है, समझना है। ये वीडियो रहेगा, आपको प्ले करके सिर्फ देखना है, समझना है। तो ये आप या तो ग्रुप में पढ़कर पढ़ाई कर सकते हैं एक साथ, या व्यक्तिगत भी आप पढ़ सकते हैं। आपकी स्वेच्छानुसार, आपकी एबिलिटी के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। कंप्यूटर पे जो भी मॉडल दिया जाएगा बारी बारी से एक एक मॉडल को आपको देखना है। एक ही दिन में पूरा मॉडल ना देखें, धीरे धीरे। टाइम आपको दिया गया है 30 दिनों का, 20 दिन है, रोज 2-2 घंटा का मॉडल आप देख सकते हैं। तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। आपको छुट्टी भी रहा तो 12 से 13 दिनों में खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मॉडल ना देखें।
यह मॉड्यूल जो दिया गया है 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया है। आप अपने स्वेच्छा अनुसार आपको जो भाषा पसंद है उस भाषा में उस मॉड्यूल को आप पढ़ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप या तो हिंदी में पढ़े या फिर इंग्लिश में पढ़े या कोई अन्य भाषा, आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। आप अपने स्वेच्छा के अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। इसमें 5 मॉड्यूल दिया गया है। पहला मॉड्यूल है डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइस क्या क्या है, किसको किसको डिजिटल डिवाइस बोलते हैं। दूसरा है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है और इंटरनेट के द्वारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये हो गया दूसरा। तीसरा है मॉड्यूल इंटरनेट का काम क्या है, इंटरनेट क्या काम करता है। चौथा हो गया डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और लास्ट मॉडल है कैशलेस ट्रांजैक्शंस। कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैसे करना है, ये आपका लास्ट मॉड्यूल रहेगा। ये पूरा मॉड्यूल होने के बाद आपको एक एग्जाम देना है। उस एग्जाम में आप पास करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम की नियम शर्तें क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम दिलाने के लिए कैंडिडेट पूरी तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। उनका ट्रेनिंग खत्म हो गया होगा, अच्छी तरह से उनको सभी मॉड्यूल्स की जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम जिस प्रकार से सीएससी वीएलई के अंदर या उनके देख रेख में उन्होंने मॉड्यूल देखे हैं, पढ़े हैं, सेम उसी प्रकार एग्जाम भी देना है। लेकिन उसके लिए एक अलग से व्यक्ति जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग इन्विजिलेटर बोलते हैं। इन्विजिलेटर क्या होता है, विद्यार्थी जब एग्जाम देते हैं या लाभार्थी जब एग्जाम देते हैं तो वहां पे किसी प्रकार की कोई गलत काम ना हो, चीटिंग ना हो या एग्जाम देने के दौरान किसी भी प्रकार का प्रिंटेड पेपर्स या उसको आसान भाषा में कह सकते हैं किसी भी प्रकार का चीटिंग से एग्जाम पास न करे। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी इन्विजिलेटर को होता है। इन्विजिलेटर कौन होता है और उनको कौन बनाता है, इन्विजिलेटर उनको ही बनाए। ये वीएलई का रूल्स रहता है। वीएलई एक व्यक्ति को चयन करेंगे, वो कौन सा व्यक्ति हो वो मैं बताता हूं। और ये ध्यान रखें कि वीएलई आपके आसपास का ही हो, ज्यादा दूर का ना हो। और इन्विजिलेटर उन्हीं को बनाए सिर्फ जिनको आप अच्छी तरह से पहचानते हुए। और हर स्टूडेंट के, हर लाभार्थी के एग्जाम के दौरान वहां पे उपस्थित होना चाहिए। जो भी एग्जाम होगा, जो भी परीक्षा होगी, वो इन्विजिलेटर की देख रेख में ही होगी। उनकी अनुपस्थिति में एग्जाम नहीं होगी, उनकी उपस्थिति में ही एग्जाम होगी। तो ये सुनिश्चित करेंगे इन्विजिलेटर ही कि जो लाभार्थी एग्जाम दे रहे हैं वो किसी भी प्रकार का कोई गलत तरीके से एग्जाम नहीं दे रहे हैं और ना ही चीटिंग कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना है इन्विजिलेटर को। अगर इन्विजिलेटर गलत करते हुए पाए गए तो सारा का सारा जिम्मेवारी सीएससी वीएलई का होता है। तो इसलिए वीएलई से निवेदन है कि वे जो भी इन्विजिलेटर चुने ईमानदार चुने और हमेशा आपको साथ रहे एग्जाम के दौरान, वैसे व्यक्ति का चयन करें। इन्विजिलेटर का भी रजिस्ट्रेशन सीएससी वीएलई पीएमडी दिशा के पोर्टल पे करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ये आपका सेंटर का इन्विजिलेटर है। इन्विजिलेटर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, वह व्यक्ति सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए
पोस्ट ऑफिस वाला होना चाहिए या ग्राम प्रधान का कोई एक हिस्सा होना चाहिए। निरक्षर व्यक्ति का इन्विजिलेटर नहीं बनाना है, साक्षर होना चाहिए, उनको ही इन्विजिलेटर बनाना है। यह सीएससी का रोल है। सीएससी चाहे उनको बना सकते हैं, उनको अपने सेंटर पे रख। इन्विजिलेटर या तो पुरुष हो सकते हैं या फिर महिला, कोई भी हो सकता है, आपके नजदीकी होना चाहिए। उनका आधार कार्ड लिया जाएगा और उनका भी आधार ऑथेंटिकेट करना है। एक बात का और ध्यान रखें कि इन्विजिलेटर जो है वो एक समय में एक ही सीएससी सेंटर पे कार्य कर सकते हैं। एक समय में 2 सेंटर पे उनका आधार नहीं लेगा। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इन्विजिलेटर का, तो सबसे पहले आपको आधार से उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अगर मान लिया किसी दूसरे सेंटर पे उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, दूसरे सेंटर पे इन्विजिलेटर के रूप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपके सेंटर पे उनका नहीं लेगा। पहले उसे आप कंफर्म कर लें। आप तो एक पहले रजिस्ट्रेशन ना करें, अगर करने जाएंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि एक ही समय में एक इन्विजिलेटर 2 सेंटर पे काम नहीं कर सकते हैं। अगर उन व्यक्ति को आप अपने सेंटर पे रखना चाहते हैं तो सबसे पहले वो जहां पे कार्यरत हैं उनको वहां से ऑफिशियली बंद करना होगा, सिस्टम से उनको निकालना होगा, उनको हटाना होगा वहां से। उसके बाद आपके सेंटर पे उनको रखना होगा। तो ये प्रोसेस है इन्विजिलेटर का। डिजिटली ट्रेंड होने के बाद जो भी लाभार्थी है उनको एक टेस्ट देना रहता है, छोटा सा टेस्ट रहता है, उसको वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल करते हैं। ऑपरेटर ने जो कैंडिडेट्स को मेल तैयार करके दिया है, उनका जो भी मेल आईडी है, उस मेल आईडी से सीएससी या पीएमजी दिशा टीम को एक मेल करना रहता है। मेल क्या है? goahead@pmgdisha.mail.in। उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजना रहता है कैंडिडेट को। जैसे ही वो मेल भेजते हैं, उनको उधर से भी मेल रिसीव होने के बाद वो परीक्षा के लिए चयन किए जाते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल एक प्रोसेस है। ये करने के बाद आपका लाभार्थी डिजिटली तैयार हो चुका है और उनको एग्जाम के लिए आगे का तैयारी करना है। ईमेल वेरिफिकेशंस के बाद कैंडिडेट को वर्चुअल पेमेंट का भी प्रोसेस करना रहता है। एक वर्चुअल पेमेंट मेथड है, वो पेमेंट करना रहता है। 1-1 रुपए का 3 ट्रांजेक्शन्स करना है अलग अलग मोड से। यूपीआई कैशलेस ट्रांजेक्शन्स 3 बिना किसी के मदद से करना होता है अलग अलग मोड से। यह प्रोसेस या दोनों प्रक्रिया प्रोसेस होने के बाद मान लिया जाता है कि आपका जो कैंडिडेट्स, आपका जो लाभार्थी है, डिजिटली रूप से तैयार हो चुका है, वो एग्जाम के लिए तैयार है, आगे एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम का चयन उस समय रखें जब आपका इन्विजिलेटर उपस्थित हो। एग्जाम कैसे कैसे होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम के दौरान, जो कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सबसे पहले बीएलई के लिए कुछ निर्देश है। एग्जाम के दौरान किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट की दुविधा नहीं होनी चाहिए। सीएससी बीएलई को यह ध्यान रखना है कि निरंतर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट होना चाहिए, उसका डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो आप एग्जाम को पोस्टपोन कर दें, अगले दिन ले लें। जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे हाथ में नहीं रहती है, फिर भी आपको सुनिश्चित करना है कि आपके सेंटर पे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए और जब एग्जाम चालू हो उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी रहना चाहिए और इंटरनेट दोनों को भी रहना चाहिए, तभी आप एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। एग्जाम के लिए सबसे पहले पीएमजी दिशा के साइट पर जाना है।
जो कैंडिडेट्स का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस कैंडिडेट का आधार कार्ड लेकर के उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट कर देना है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करने के बाद जो जानकारी आपने दिया है वह जानकारी आपके आधार से और पहले जो रजिस्ट्रेशन के दौरान वो दोनों मैच होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से कैंडिडेट का आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार इन्विजिलेटर का भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करना है और उनको यह सुनिश्चित करना है कि जो भी एग्जाम हो रहा है, जो भी परीक्षा हो रहे हैं, इन्विजिलेटर की देख रेख में और उनकी मौजूदगी में ही हो रही है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या किसी भी चीटिंग नहीं होगी, इसका उनको सुनिश्चित करना है और उनका भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट कर देना है। दोनों आदमी का ऑथेंटिकेट होने के बाद कैंडिडेट्स का एक पहचान पत्र मांगा जाता है, जो कि वेब कैम में कैंडिडेट को पहचान पत्र को दिखाना रहता है। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको अपना पहचान पत्र वेब कैम में दिखाना है। वेब कैम में दिखाने के बाद वेब कैम में दिखा करके उनका फोटो क्लिक करके अपलोड कराना है। फोटो क्लिक करने के बाद आपकी जो जानकारी है, आपके दस्तावेज, आपके पहचान कार्ड से और आपने जो रजिस्ट्रेशन में जो जानकारी दिया है उसका मिलान किया जाएगा। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपको आगे एग्जाम के लिए आदेश दे दिया जाएगा, अन्यथा आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की आपकी पहचान कार्ड और आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, जो भी प्रकार कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अवसर मिलेंगे। 3 अवसर में अगर आप सुनिश्चित कर करके एग्जाम दे करके अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो ठीक, अन्यथा भविष्य में आपको चांस नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका एग्जाम चालू होता है। एग्जाम में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। आपको 4-4 ऑप्शन का क्वेश्चंस रहेंगे। 25 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन का सही आंसर देना है तो आप पास माने जाएंगे। बहुत ही इजी है, इतना कोई भारी एग्जाम्स नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। 8 नंबर तो आराम से कोई भी ला सकता है। तो ध्यान रखें, 25 क्वेश्चन है, उसमें से 8 नंबर लाना है। एग्जाम देने के दौरान आप एग्जाम कंप्लीट करने से पहले सबमिट बटन प्रेस ना करें, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो यह सुनिश्चित कर ले कि हमने सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है और क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद आपको कुछ टाइपिंग करना रहता है। एक पैराग्राफ मिलता है, उस पैराग्राफ को देख करके आपको टाइपिंग करना रहता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप कीबोर्ड के सभी अक्षरों से वाकिफ है, आपको टाइपिंग आती है। इतना होने के बाद आपको आप जैसे ही पास होते हैं, आपका एग्जाम लेवल क्लियर हो जाता है, आप पास कर जाते हैं, तो आपका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको डैशबोर्ड में उसी समय पहुंचा दिया जाता है। आप वहां से ले सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं डाउनलोड कर करके, या फिर डिजिटली भी उसको रख सकते हैं। दूसरी नंबर बात कि वह सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल्स आपके डैशबोर्ड में 40 से 45 दिनों के भीतर पहुंचा दिया जाएगा। ओरिजिनल उसको भी आप ले सकते हैं। और तीसरी नंबर बात कि यह सर्टिफिकेट्स आप डिजी लॉकर में भी देख सकते हैं। डिजी लॉकर में भी यह सुविधा दे दिया गया है, आप डिजी लॉकर में भी यह सर्टिफिकेट 40 दिनों के बाद ले सकते हैं। अब बारी आती है VLE को कब और कितना पैसा मिलता है।
एक कैंडिडेट सफल होने के बाद इतना मेहनत करते हैं वीएलई, तो उनको कितना पैसा मिलता है? महीने के अंत में वीएलई को 300 रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं महीने के अंत में। आप एक महीने में जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं उसके हिसाब से पर कैंडिडेट 300 रुपीज आपके अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया। परीक्षा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है विशेष करके, आइए उस पर हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। परीक्षा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें कि आपका सेंटर और आपका कैंडिडेट ब्लैकलिस्ट ना हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। शायद ही कोई बताएंगे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये बाकी डिटेल तो सब कोई बता देंगे, लेकिन ये जो विशेष जानकारी है इसको ध्यान से सुने कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए कि आपका सेंटर और आपका कैंडिडेट बचा रहे। सबसे पहले एग्जाम के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी भी पीएम दिशा कार्य के लिए आपको www.pmgdisha.in इसी साइट का ही यूज करना है स्टार्ट से लेकर के अंत तक। इसके अलावा पीएमजी दिशा का कोई दूसरा साइट नहीं है। आपको मैं बताया था इन्विजिलेटर्स, जो कि आपके द्वारा चयन किया गया हुआ एक व्यक्ति है। एग्जाम के दौरान वो उपस्थित होना चाहिए, उनके अनुपस्थिति में एग्जाम नहीं हो सकता है, वो रहेंगे तो ही वो एग्जाम होगा, अन्यथा नहीं होगा। कैंडिडेट या इन्विजिलेटर्स दोनों में से कोई भी चीटिंग करते या गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई वीएलई को होगा, क्योंकि वीएलई के द्वारा ही चयनित किया हुआ वो व्यक्ति है। एग्जाम के दौरान आपको एक पहचान कार्ड दिखाने के लिए बोला गया था, तो उस पहचान कार्ड में आप क्या क्या दिखा सकते हैं? तो आपका पहला हो जाता है आधार कार्ड, दूसरा वोटर आईडी, तीसरा पैन कार्ड और चौथा बैंक अकाउंट्स का पासबुक, जिसमें आपका फोटो लगा हुआ होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आप पहचान कार्ड के रूप में वहां पे दिखा। एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि कुछ बच्चों का आधार बहुत पुराना होता है, बहुत पहले आधार बना होता है, उस समय का शकल सूरत कुछ और होता है और अभी का शकल सूरत कुछ और ही होता है। तो बेहतर रहेगा एग्जाम में ब्लैकलिस्ट होने से अच्छा, ना पास होने से अच्छा, अमान्य होने से अच्छा आप आधार सुधरवा ले, आप अपने फोटो को सुधरवा ले, अच्छा रहेगा, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। पीएमजी दिशा के पास बहुत बड़ी टीम है, उनके पास बहुत बड़ी टीम है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैंडिडेट्स का जो भी डाटा है वो सब सही है ना जानकारी के हिसाब से। तो ये पहले ही आप सुनिश्चित कर ले। एग्जाम के दौरान आपके सेंटर पे लाइट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप यह सुनिश्चित कर ले कि आपका फोटो साफ एकदम क्लियर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कम रिजोल्यूशन वाला कैमरा यूज नहीं करना चाहिए और अच्छे लाइट में आप अपना साफ चेहरा दिखना चाहिए। इस प्रकार की सबके सेंटर पे व्यवस्था। एग्जाम के दौरान आप जिस कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स का यूज करने वाले हैं उस कंप्यूटर्स या उस लैपटॉप में अपडेटेड जावा और आपका बायोमेट्रिक डिवाइस इंस्टॉल होना चाहिए, वो भी अपडेटेड। कंप्यूटर स्क्रीन से कैंडिडेट की दूरी 1.5 मीटर की होनी चाहिए, उससे यह पता चल सके कि कैंडिडेट्स के अलावा उसके सामने और कोई बैठा हुआ है क्या या नहीं बैठा हुआ है, या कोई दूसरा एग्जाम दे रहा है, इसकी सुनिश्चित डॉक्टर कर सकते हैं। एग्जाम के दौरान वहां पे पीएमजी दिशा सेंटर पे एक डॉक्टर बैठे रहते हैं, वह सब ये देखते रहते हैं कौन सा स्टूडेंट कैसे एग्जाम दे रहा है, सब उनकी देखरेख में ही होती है। आप किसी भी प्रकार का कुछ चीटिंग करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। पहले की व्यवस्था कुछ और थी, अभी बहुत सारे चेंज हो गए हैं। परीक्षा के दौरान जो डॉक्टर आपको उधर से कुछ बताएंगे उसका उनके निर्देशों का पालन करें। कभी कभी वो ये भी बोल सकते हैं कि आप अपना स्क्रीन लेफ्ट राइट टर्न करें
वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अलावा वहां सेंटर पे और कोई है क्या, यह देखेंगे या सुनिश्चित करेंगे। तो और एक चीज का और ध्यान रखें, एग्जाम के दौरान आपका ऑडियो भी आगे जाता है, तो आप किसी भी प्रकार का अपशब्द का उपयोग ना करें एग्जाम देने के दौरान, क्योंकि आगे जो डॉक्टर लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे अच्छे सुशिक्षित व्यक्ति लोग होते हैं, तो अपशब्द का किसी भी प्रकार से प्रयोग ना करें, उससे आपको ही घाटा हो सकता है। अब एक इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम के दौरान क्या नहीं करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे वीएलई का सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गया है, उसका बहुत बड़ा और सबसे बड़ा कारण होता है चीटिंग या गलत तरीके से एग्जाम दिलवाना। तो ये सबसे बचने के लिए आप इस पर ध्यान दें, आपका सेंटर बचा रहेगा, आप आगे बहुत आमदनी कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो एग्जाम के दौरान आपके पीसी में वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइस के अलावा किसी अन्य प्रकार की डिवाइस नहीं लगी होना चाहिए, जैसे कि पेन ड्राइव या आदि किसी भी प्रकार का कोई भी डिवाइसेस नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट के पास कोई भी प्रिंटेड मटेरियल नहीं होनी चाहिए जिसमें वो आंसर ना हो। विंडोज शेयरिंग सॉफ्टवेयर ना होना चाहिए जिसकी मदद आप स्क्रीन शेयर के लिए यूज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। एग्जाम वेबसाइट के अलावा और कोई दूसरा वेबसाइट आपके स्क्रीन या आपके टैब में ओपन नहीं होना चाहिए। सिर्फ पीएमजी दिशा का एग्जाम का ही वेबसाइट ओपन होना चाहिए। परीक्षा खत्म होने से पहले आप सबमिट बटन का प्रयोग ना करेंगे। परीक्षा के दौरान आप अपना सीट छोड़कर इधर उधर ना जाए, ना ही फोन पर बात करें या ना ही किसी अन्य डिवाइस का या संपर्क सूत्र किसी भी प्रकार का डिवाइस का उपयोग ना करें। इस बात का ध्यान और यह सुनिश्चित इन्विजिलेटर को ही करना है। सीएससी वीएलई इस बात का ध्यान दे कि उनको ट्रेनिंग इस प्रकार से दे कि कैंडिडेट खुद से ही एग्जाम देकर के पास हो जाए, उनको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता ना पड़े। एग्जाम पास करने के लिए सबसे आसान तरीका एक और है। कैंडिडेट के डैशबोर्ड में कुछ असेसमेंट्स रहते हैं, आप चाहे जितनी बार वो असेसमेंट को यूज कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा फायदेमंद होगा। जितने असेसमेंट आप पास करेंगे, जितनी बार कोशिश करेंगे, उतना आपका एग्जाम आसान हो जाएगा। सेंटर एक्टिवेशन करने में कुछ बदलाव किया गया है। अभी नए में बदलाव यह किया गया है कि सीएससी वीएलई अपने पोर्टल से कम 3 महीना पुराना सीएससी आईडी होना चाहिए और हर एक 3 महीने में 50 ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। उससे कम 50 से कम ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए और आईडी एक्टिव होनी चाहिए। यह एक नया नियम लागू किया गया है सेंटर एक्टिवेशन के लिए। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी पीएमजी दिशा की? जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, एक लाइक जरूर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।